नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। एक तरफ दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए गुरुवार को दिन भर लॉबिंग चलती रही। दूसरी तरफ पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और महासचिव जो है दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। तीनों ऑब्जर्वर शनिवार तक रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। शनिवार या फिर रविवार को विधायक दल की बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए जो नाम पहले से चल रहे थे, अब कुछ नए चेहरे भी इसमें जुड़ गए। केंद्रीय नेतृत्व किसी ओबीसी या फिर किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का हालांकि कहना है कि 11 दिसंबर तक नए मुख्यमंत्री का फैसला आ जाएगा। अब देखना यह है कि विधायकों के साथ रायशुमारी में क्या तथ्य उभर कर सामने आते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होंगे छत्तीसगढ़ में, ये तय करेगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। और अब पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, वो जल्दी ही छत्तीसगढ़ आएंगे और विधायकों के साथ बैठकर रायशुमारी करेंगे और जल्दी ही कौन सीएम होंगे सबके सामने में उनका नाम आ जाएगा। बिना चेहरा, बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ने वाली भाजपा और उसके नेता बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने चुनाव परिणाम आने के बाद यदि भाजपा जीतती है तो 48 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री की घोषणा की दावा किए थे। आज 5 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये भाजपा तय नहीं कर पा रही है। इससे लगता है कि भाजपा ने चुनाव में जो बड़े बड़े जो दावे किए हैं वो सब हवा हवाई निकलेगा और जनता के हाथ में सिर्फ धोखा ही लगेगा। भाजपा अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताने की स्थिति में नहीं है। भाजपा में एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है और होगा वही जो मोदी और शाह जी चाहेंगे। चलिए, बयान आपने सुन लिया। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ आरती उपाध्याय जुड़ रही हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत। रविंद्र सिंह भाजपा से अपना पक्ष रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नागेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगा। तेलंगाना में तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले लिया, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बनाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें पार्टी लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी में सारे निर्णय जो है वो संगठन के स्तर पे होते हैं और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, तो इसकी प्रक्रिया जारी है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3 पर्यवेक्षक जो है उनके नामों की भी घोषणा हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में उन्होंने पर्यवेक्षक बना दिया। जल्दी छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, रायशुमारी करेंगे, सारी चीजों पे चर्चा होगी और उसके बाद जैसा कि आपने अभी कहा, यहाँ आदिवासी या ओबीसी में से किसी एक को प्रदेश का नेतृत्व दिया जाएगा और बीजेपी चाहती है कि विकास के जो अधूरे काम है उसको तेजी से पूरा किया जाए। तो बाकी जो बयानबाजी कांग्रेस की आती है वो अपनी जगह है, क्योंकि मुख्यमंत्री का तय करना ये पार्टी का, बीजेपी का आंतरिक मामला है। नागेंद्र जी, बयान तो अपनी जगह निश्चित रूप से आते रहेंगे, जाहिर तौर पे विपक्ष का यही काम है, लेकिन बात ये हो रही है कि जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा तो अब ये भी माना जा रहा है कि जो चेहरा चुना जाएगा वो भी ऊपर से ही तय होकर आएगा, इसमें विधायकों का कुछ खास रोल होगा नहीं। कैसे सही माने? ये ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि बात तो सही है कि इन्होंने कोई चेहरा नहीं रखा था। ये भी एक पार्टी के एक अनुशासन को ही दिखाता है कि पार्टी ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही। और जैसे हम 2018 में देखते थे कि कांग्रेस जीत के आई थी, उस समय मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ थी वो बीजेपी में अभी नहीं दिखाई दे रही है। और ये भी तय है कि अनुशासन के दायरे में रह के ऊपर हाईकमान जो तय करेगा इसको सर्वोपरि माना जाएगा। और ये होता भी है, सभी पार्टियों में मुझे लगता है कि यही होता है। विधायक स्तर की बैठक जरूर बुलाई जाती है, लेकिन नाम जो है सबकी सहमति से घोषित किया जाता है और इसमें जो आला कमान जो होता है उसका निर्णय सर्वोपरि रहता है। तो ये भी प्रक्रिया जो है वो कुछ अलग हट के नहीं होने वाली है। चलिए, रविंद्र जी से जान लेते हैं, बीजेपी के पार्टी के अंदर खाने इस वक्त क्या स्थिति, आप खुल के तो नहीं बताएंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।
कि अभी दो नाम, रमन सिंह तो मुझे नहीं लगता कि शायद पार्टी उन्हें फिर से, क्योंकि माना ये जा रहा है कि नई लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो क्या प्रायोरिटीज है बीजेपी की इस वक्त? लोकसभा का चुनाव है, झारखंड के भी चुनाव है, और राज्य में एक नई लीडरशिप खड़ी करने की चुनौती भी है। नहीं, प्राथमिकताएं हैं छत्तीसगढ़ के विकास की, विधायकों की सर्वसम्मति से एक ऐसा नेतृत्व जो छत्तीसगढ़ को सही दिशा में ले जाए, जो 5 साल से भटक गया था। वही हमारी प्राथमिकताएं हैं। न यहाँ ओबीसी की बात हो रही, न आदिवासी की बात हो रही, न कुछ नहीं, क्योंकि जो विधायक चुन कर आए हैं उनकी सबसे पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ का विकास का। मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर होता है। आप निश्चित रहें, संडे को होगा। अभी जितने नाम आ रहे हैं केवल हवा में है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो चुकी है और उनके अनुरूप उन्होंने अपनी प्रक्रिया के तहत 3-3 सदस्य क्या कहते हैं पर्यवेक्षक दल घोषित करते हैं। विधायक दल की बैठक में उपस्थित होंगे और जो विधायकों की इच्छा होगी उसके अनुरूप मुख्यमंत्री जी का चयन कर लिया जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि टीएस सिंहदेव जी अलग ही करें, ताम्रध्वज साहू के घर में पटाखे फूट जाए, मैं भी दावेदार तू भी दावेदार। हमारे सबसे बड़ी बात है दावेदारी किसने किया? रेणुका सिंह जी ने भी दावेदारी नहीं किया है, न विष्णुदेव साय जी ने किया, न ओपी चौधरी जी ने किया। किसी की दावेदारी नहीं है, एकदम ईमानदारी से कहूँ। अरे दावेदारी सामने से थोड़ी होती है, पीछे से की जाती है सर, लॉबिंग। कांग्रेस में क्लियर होता था, कांग्रेस में क्लियर होता था। अभी चुनाव हुआ नहीं था, टीएस सिंहदेव जी बोल रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। आपने कभी देखा वो चुनाव से पहले तो तब भी उनकी लड़ाई चली रही थी कि भूपेश बघेल हो गया, टीएस सिंहदेव। खैर बीजेपी ने वो लड़ाई ही समाप्त कर दी। लेकिन हमारे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। लेकिन रविंद्र जी, जब इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि हमारा चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, हमने गुजरात में देखा किस तरह का वहां पे एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला। वहां के जो विधायक थे उनको लेकर रातों रात पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सब बदल दिया गया। विजय रूपाणी से सीधे भूपेंद्र पटेल पे आ गए। हमने यही चीज उत्तराखंड में भी देखी, किस तरह से धामी आए। कोई जानता भी नहीं था कि धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और फिर चुनाव जो है जीते और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? किसी को पता ही नहीं है कि कौन है। नहीं, बिल्कुल। अब आपने खुद कहा था कि किसी ने दावेदारी नहीं की है, तो आपको भी नहीं पता कि कौन बनेगा। नहीं, बहुत सी बातें अभी तो, अब कल परसों तो सारा चीज हो जाना है, तो ज्यादा कयास लगाने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी चेहरा नहीं था, हमारा चेहरा था कमल निशान। और कमल निशान में प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, रमन सिंह जी भी आते हैं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी आता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सामान्यता चेहरे पे नहीं लड़ती, लेकिन हाँ हमने अपने संकल्प पत्र को कहा मोदी की गारंटी पत्र, क्योंकि हम जो वादा कर रहे थे हम उसको पूरा करते, इसलिए मोदी का गारंटी पत्र था। और कमल निशान हमने शुरू से कहा। अब देख लीजिए कितना अंतर है। क्या कांग्रेस तो कुछ समय पहले कहती थी भूपेश बघेल है तो भरोसा है, बाद में कांग्रेस है तो भरोसा है, ऐसा आ गए थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुला दिया था। आप निश्चिंत रहें, परसों संडे वनडे तक हमारे मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। सर्वमान्य चेहरा होंगे, निर्विवाद होंगे, कोई डिप्टी सीएम, कोई 2.5 साल का फार्मूला नहीं रहेगा जो छत्तीसगढ़ के विकास को ले जाएगा, जो जनता के लिए मतलब अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, जो निरंतर कार्य करते हैं वही। चलिए, विरोधी दल अपने सामने वाले दल के बारे में ज्यादा डिटेल में बता पाते हैं, तो आरती जी आप ही बता दीजिए इस वक्त क्या हो रहा है बीजेपी के पार्टी के अंदर? कौन जोर लगा रहा है, कौन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, और बीजेपी कहां देख रही है कि जो कंफ्यूजन्स हैं, अब जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं जाहिर तौर पर वो कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन क्या लग रहा है पार्टी के अंदर इस वक्त बीजेपी के क्या चल रहा है, किसका दावा भारी लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी का चेहरा नहीं था, कमल का चेहरा था, रमन जी का चेहरा था। मतलब अभी जीत हासिल हुई है जिस चेहरे पे, उसको ही हमारे भाजपा प्रवक्ता ने नकार दिया है ना। जबकि बार बार ये बोलते थे कि मोदी जी के चेहरे से भाजपा जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो मतलब सोच लीजिए कि जीते अभी तो जुमला 2-3 दिन हुआ है और इस तरीके की बात हो रही है। और दूसरी चीज आप देखिएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, अंत में रमन सिंह जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस इसलिए चाह रही है कि कंफर्टेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए निशाना साधना, कि उनकी 15 साल की हिस्ट्री आप बार बार लाते रहेंगे, इसलिए? नहीं, ये कोई वो नहीं है। जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा कि जो हाई कमान है वो तय करेगा, ऑब्जर्वर आके यहाँ पे विधायक को टटोलेंगे, है ना। तो आप बताइए, दिग्गज नेता बृजमोहन जी का नाम क्यों नहीं आता? एक महिला जो थी, 3 दिन पहले उनका नाम लिया जाता था मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में,
और आज धीरे धीरे नाम किसी और का चलने लगा है। ये सवाल तो कांग्रेस से भी होता रहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर टीएस सिंहदेव क्यों नहीं बने, ये सवाल आज भी पूछ रही है बीजेपी। जी जी, वो तो है, लेकिन देखिए अभी बात हम भाजपा की कर रहे हैं, है ना, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाली बात है। तो इसमें अंदर ही अंदर इनकी बहुत गुटबाजी चल रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कोई दावा नहीं किए हैं, तो दावा कोई सामने होके करेगा आरती तब जी, तो फिर बात वो गया कांग्रेस की है। भी होगी ही, क्योंकि आपके सामने भी आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं। सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव है। पिछली बार आप 11 में से 2 सीटें जीते थे जब आपकी सरकार वहां पर थी। अभी टीएस सिंहदेव की बात इसलिए भी हो रही है कि जो सरगुजा क्षेत्र था, क्योंकि 14 सीटें थी, टीएस सिंहदेव खुद अपनी सीट हार गए। तो ये एक सवाल है। तो ये आपके लिए भी चुनौती है कि कौन आपका लीडर होगा जो लोकसभा में, भले ही आपकी सेंट्रल लीडरशिप के किसी भी चेहरे को लगे, लेकिन जो आपकी पार्टी के लोकल लीडर्स हैं वही तो प्रचार प्रसार संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और निश्चय ही भूपेश बघेल जी जो है अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, और टीएस बाबा भी जिस क्षेत्र में वो हैं वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, कार्य तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जनता ने जो मत दिया, जो उन्होंने जो चाहा वो किए हैं, लाए हैं। लेकिन वो समय आने पर ही पता चलेगा, है ना, जनता ने जिनको चुना है वो कितने % तक सही हैं और क्या चीज वो है, योजनाएं हैं, उसको क्रियान्वयन वो करेंगे। ठीक है, भूपेश बघेल का आपने नाम लिया, अभी भी कह रहे हैं कि वही झंडा हाथ में रखेंगे। रविंद्र जी, इस पे जवाब चाहूंगा। आपकी पार्टी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात करी चुनाव से पहले, उसके अलावा अन्य कई घोटालों को लेकर आप लगातार हमलावर रहे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो मैं वोट प्रतिशत पे आना चाहूंगा। वोट प्रतिशत में कुछ खास अंतर है नहीं। 42.23 2018 में था, 43% जो है, सॉरी माफ कीजिए, 18 में 43% था और इस चुनाव में 42.23% है। तो मामूली सा अंतर है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई यहाँ पे कि भूपेश बघेल की छवि को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है, पिछले चुनाव में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 10% पीछे थी और आज 2% ऊपर हो गए, तो हमने 12-15% और ओवरऑल 13% हमने गेन किया। ये मामूली बात नहीं थी। परसेंटेज में जाए तो कर्नाटक में तो हम 36 के 36% जो थे उसको मेंटेन रखे, फिर भी हम चुनाव हार गए। तो बहुत सी चीजें होती है। हमने कितना गेन किया ये भी देखिए, 14 सीट से 54, 40 सीटों का ये और 40 सीटों का इनका पतन। अब रही बात, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है वो परसेंटेज का अंतर होता, और कई बार तो 1-1% के अंतर से सरकारें बदल जाती और बहुत सारे सीटों में परिवर्तित हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, हमारी कांग्रेस की जैसे नेता कह रही थी, मुझे आश्चर्य लगता है, जनादेश को बड़े आसानी से स्वीकार करना चाहिए। अब जनता के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कैसे काम करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। हमारा मोदी का गारंटी पत्र है, बहुत अच्छे से होगा। और हमारे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गया। और इनके जैसे एक प्रवक्ता कह रहे थे तो थोड़ी देर पहले जो आप बाइट चला रहे थे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे कि बिना चेहरे बिना नेतृत्व का चुनाव लड़े। हम नहीं, तो कांग्रेस ये कह रही है ना कि रमन सिंह की मजबूरी है बीजेपी की। नहीं, कोई मजबूरी हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सर्वमान्य होता है। इनकी मजबूरी हो सकती, भूपेश बघेल को बनाते, अभी तो ये नेता प्रतिपक्ष तय कर लें अपना, फिर बाद में मुख्यमंत्री हमारे बारे में बात करेंगे। अब यदि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री की कवायद चल रही है, ये नेता प्रतिपक्ष तय कर देते ना। आज 3 तारीख से तो चुनाव हुआ है, हार गए हैं, ये भी कर ले हैं। इनको तो बहुत आसानी इस करने से, इतना आसान इनके लिए है नहीं। भूपेश बघेल के चेहरे पे लड़े, बहुत आसानी से जीतना, पूरी तरह से धाराशायी हुए। मुझे अफसोस क्या होता है जो मैं बोल रहा हूँ, इनका पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि 90 में से 54 सीटें आप जीते हैं। सो इट वाज अ हार्ड फाइट। आप 90 में से 54 जीते, अगर आप 60 के ऊपर जाते तो फिर कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क विक्ट्री 3, क्योंकि ये हार बड़ी कह सकते हैं कांग्रेस की, क्योंकि वो 70 से ऊपर उनके पास सीटें थी और वो सिमट गए 35 पे। लेकिन बीजेपी के लिए इट वाज अ हार्ड फाइट जो आप जीते, और इसमें आदिवासियों का बड़ा रोल रहा है, और इसलिए माना जा रहा है कि शायद रेणुका सिंह को तवज्जो दी जा रही। नो, दिस इज नॉट हार्ड फाइट, इट इज ए सॉफ्ट विक्ट्री फॉर अस। इट इज सॉफ्ट विक्ट्री फॉर अस बिकॉज we are in 14 सीट थे और हम अभी 40 सीट, मतलब छत्तीसगढ़ की आधी सीटों को हम जीत रहे हैं। मतलब आधी वो चाहिए था 45-90 में, उसके बाद हम 40 आधा जीत रहे हैं भाई, 40 और 14-54। ये क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये थी, कांग्रेस का जो आम था ना, वो उसको लेट हुआ। अब तो हम उसमें जाना भी नहीं चाहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री का जो चयन है बहुत निर्विवाद, बहुत शांति से, एकदम अनुशासनात्मक रूप से होगा। कि कोई वहां से फ्लाइट से वापस लौट गए, उसको बना दिए, चल भाई तू बन जाना 2.5 साल, तू भाई 2.5 साल बन जाना, इसको नहीं बनने दे, ऐसा नहीं होगा।
5 साल के लिए बनेंगे ठीक है। और कोई आदिवासी कोई ओबीसी हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता चलता और सबको लेके चलते हैं। हम ना जातिवाद की बात करेंगे न धार्मिकता की बात करेंगे। आरती जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नागेंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगा। आंकड़े जो बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत में कांग्रेस के अंतर नहीं आया, लेकिन सीटों का भयानक अंतर देखने को मिला कांग्रेस के लिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उस हिसाब से वोटर्स का उतना रुझान दिखा नहीं। हालांकि आदिवासी वोटर्स सीधे बीजेपी के पक्ष में गए हैं, तो क्या अब प्रायोरिटी में सबसे पहले बीजेपी के आदिवासी होंगे? क्या लग रहा है इन आंकड़ों से और मौजूदा स्थिति से? नागेंद्र जी। शुरू से आदिवासी हम अच्छा निकले। नागेंद्र जी। मुझे लगता है जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में काम हुआ है, जितनी मेहनत की है बीजेपी ने, तो मुझे लगता है उस हिसाब से वहां उन्हें सीटें भी मिली है सरगुजा और बस्तर में। और इसका जो प्रतिफल है वो तो पार्टी देना ही चाहेगी। आदिवासी उनके लिए मुझे लगता है कि एक प्रमुख बिंदु बनेंगे इसमें चयन में मुख्यमंत्री के। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि पड़ोस के राज्य के भी चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है, तो इनको भी साधना बहुत ज्यादा मुझे लगता है पार्टी की प्राथमिकता होगी। तो इस हिसाब से वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद जो है संभवतः आदिवासी चेहरा ही कोई हो सकता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि बीजेपी जो है वो हाईकमान जो है कुछ अप्रत्याशित भी कर सकता है, तो इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। कोई एक बिल्कुल नया चेहरा जिसके बारे में सोचा ना गया हो वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। जी नागेंद्र जी, आपको क्या लगता है, अगर बात करें रेणुका सिंह और अरुण साव, इन दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा लग रहा है कि पक्ष इनका भारी है? मुझे तो हमेशा कमल का निशान। नागेंद्र जी, मैं नागेंद्र जी से पूछ रहा था। मैं आपके पास आऊंगा रमन जी। चुनेंगे वही होंगे। कमल का निशान सबसे महत्वपूर्ण है और हम क्षेत्रों से जीत क्या है, जैसा सर्वानुमति बनेगा वही सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होगा, वही मजबूत चेहरा होगा। ये नाम के तो कयास कहाँ से आ रहे हैं हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा किसी ने भी दावेदारी नहीं किया मुख्यमंत्री के लिए, किसी ने भी। विधायक दल की बैठक होगी, वहां से रायशुमारी करेंगे। नहीं, लेकिन रविंद्र जी, रिवाज यही है ना कि जिसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है, जिनको लक्ष्य दिए जाते हैं, जब उन लक्ष्य को तय करते हैं तो पार्टी उन्हें इनाम भी देती है और जिम्मेदारी भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है वो जिम्मेदारी। तो अगर सांसद विधायक का चुनाव लड़ता है और जीतता है और अपने साथ साथ अपने दूसरे साथियों को भी जिताने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, शायद इसलिए चर्चा हो रही है। चलिए, आप आरती जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं यही कह रही थी कि देखिए, अभी आपने दो नाम भी पूछा, रेणुका जी का और अरुण जी का। तो प्रवक्ता जी को कम से कम उसमें टिप्पणी तो करनी थी कि वास्तविक में किसको बना मतलब लाना चाहिए, लेकिन उनको तो ये लग रहा है ना मैं किसी एक का नाम कैसे ले दूं। वैसे देखिए, महिला को थोड़ा स्थान देना चाहिए, क्यों रेणुका जी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? जेंडर पॉलिटिक्स में इस बारे में कह सकते हैं कि बीजेपी काफी आगे चल रही है। क्या कहेंगे रविंद्र जी? महिलाओं के लिए आपने कहा कि उनको बड़ा अधिकार मिलेगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बोलती है महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, 50% का सीट दूंगी। कहा छत्तीसगढ़ में 50% वो दे देती, तो हमको लगता है महिलाओं को बढ़ाने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। 70 साल से आपने महिला आरक्षण को लटकाए रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 33% महिला आरक्षण को बड़े शानदार और गौरवपूर्ण तरीके से पास किया। तो महिला नेतृत्व की बात हम इसलिए भी हमको मत बताइए कि भारत में देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, जिसको हमने किया, राज्यपाल भी छत्तीसगढ़ में हमने दिया, वो भी महिला थी। तो महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हम देते हैं और राज्यपाल भी देते हैं। कांग्रेस ये सब छलावे में रहती है। हमको पता बताइए, वो हमारा आंतरिक मामला है, वो हमारा आंतरिक मामला है। महिलाओं के लिए हमने पर्याप्त किया, वो कहीं हमको समझाने की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस पहले अपना तो देखे कितने महिलाओं के लिए क्या करती या क्या नहीं करती है। महत्वपूर्ण मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे चुनाव लड़ती, कमल का निशान महत्वपूर्ण होता है और पार्टी का निर्णय जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे ठीक है नागेंद्र जी, तभी अपने पार्टी के चिन्ह से ही चुनाव लड़ते हैं। पहले आप मोदी जी का चेहरा बोलते थे, आज आपने सबको आप गलतफहमी में है, आप गलतफहमी में, आप पूरे तथ्यों से परिचित नहीं है। आप गलतफहमी में है, आप तथ्यों से परिचित नहीं है।
मध्य प्रदेश में चलिए ठीक है। नारा चला नागेंद्र जी, मैं आपके पास आना मध्य चाहूंगा। प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में ठीक मध्य है। प्रदेश। हमने नागेंद्र जी, कहा हमने कमल निशान हमारा। हमने देखा लंबे समय तक रमन सरकार का कार्यकाल रहा, उसके बाद हमने लैंडमार्क विक्ट्री 2018 में कांग्रेस की देखी और जी। माना ही नहीं जा रहा था ये कि यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बीजेपी कि वो एक नई लीडरशिप खड़ी करे और मजबूत लीडरशिप खड़ी करे, ताकि वो आने वाले चुनाव में भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने देखा मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ में भी लगभग 80%, 11 में से 9 सीटें लोकसभा की जीती, तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या मेजोरिटी वोटर्स, नहीं रविंद्र जी आप नहीं, नागेंद्र जी, कि जो मेजोरिटी वोटर्स हैं उनमें आदिवासियों में संदेश जाना चाहिए कि सरकार आपको प्राथमिकता देती है, चाहे वो योजनाओं में हो या चाहे मंत्रिमंडल में स्थान देने में या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? मुझसे प्रश्न है नहीं? दे सकते। नहीं, नागेंद्र जी से। बिल्कुल सही बात कही आप, बिल्कुल बात कही आपने। यही पार्टी का मुझे लगता है अभी जो विलंब हो रहा है इसके पीछे यही कारण है और यही मंथन है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो यही बन रही है कि अगर रेणुका सिंह को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक तो विकास के कार्यों को गति मिलेगी, जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास की बात कही जा रही है, उसको भी साध लेते हैं। नारी सशक्तिकरण पे भी वो एक नई बात कर लेते हैं। दूसरी बात, प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का भी एक गौरव हासिल होता है, साथ ही आदिवासी प्रतिनिधित्व भी वो मिल जाता है। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 50-50% की बात करें तो अगर अरुण साव और रेणुका सिंह जी के बीच, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से इनका पलड़ा भारी हो जाएगा और मुझे लगता है कि संभवतः इसी नाम पे विचार बन जाए निश्चित रूप से। चलिए, अब समय इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको ही लेकर सस्पेंस बना हुआ है और चर्चाएं भी हैं। कई सारी प्राथमिकताएं हैं बीजेपी के लिए और चुनौतियां भी, जिन्हें साधने की कोशिश होगी उस चेहरे को चुनकर जिससे आने वाले चुनाव में उन्हें सफलता मिल सके। खैर, अब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।